हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में अपन ने ओरस्टेड का प्रयोग पढ़ा था। इसके पश्चात अपन ने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। ओरस्टेड के प्रयोग से अपन ने ये जाना था कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को अपन किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। इसमें ये कहा था कि किसी चालक तार में यदि धारा प्रवाहित होती है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, इसका मान ज्ञात करने के लिए दो फ्रेंच वैज्ञानिक बायोट और सावर्ट ने एक नियम दिया था और उस नियम को अपन बायो सावर्ट के नियम से जानते हैं। एक महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम की सहायता से अपन जानेंगे कि किसी चालक तार के कारण कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इस बायो सावर्ट के नियम को लेके चलते हैं। तो अब लेके चलते हैं बायो सावर्ट का नियम क्या होता है। यह नियम किसी धारावाहिक चालक तार के किसी अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये XY एक चालक तार है, इसमें धारा I प्रवाहित होती है। इसका कोई एक अल्पांश ले लिया अपन ने, वेक्टर DL। इस अल्पांश से R दूरी पर एक बिंदु T स्थित है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर dB है। तो इस वेक्टर dB का मान अपने इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर ज्ञात कर सकते हैं। तो वो नियम है अपने पास है बायो सावर्ट का नियम। अब ये नियम क्या कहता है, इससे पहले ये और देख लेते हैं कि यहाँ इस बिंदु को इस अल्पांश के मध्य बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा है वो धारा की दिशा के साथ में थीटा कोण बनाती है। एक यहाँ अपन ये देखें कि चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ अपन ने क्रॉस से दिखाया है और यहाँ डॉट से दिखाया है। तो यहाँ सबसे पहले ये दिखा देते हैं कि अपन ने यहाँ पर क्रॉस और यहाँ डॉट से क्यों दिखाया है। इसके लिए अपन ये कहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत या तो बाहर की ओर होता है या अंदर की ओर होता है। तो उसको अपन दो अलग अलग सिंबल से व्यक्त करते हैं। इसको याद रखने का तरीका भी मैं बताऊंगा कि सबसे पहले तो अपन ये देख लें कि यदि चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर है तो उसको अपन क्रॉस से व्यक्त करेंगे, और यदि बाहर की ओर है तो फिर उसको डॉट से व्यक्त करेंगे। इसे याद रखने के लिए अपन दो उदाहरण लेके चलते हैं। पहला उदाहरण अपन लेके चलते हैं तीर का। तीर में आपने देखा होगा कि जब अपन तीर को छोड़ते हैं तो अपने से दूर जाती है, यानी ये तल है, इस तल के ऊपर यदि अपन तीर को छोड़ेंगे तो अपने से दूर जाएगी, और जब तीर दूर जाती है तो उसके पीछे का क्रॉस अपने को दिखाई देता है। तो यहाँ भी अपन कहेंगे कि इसको इसी प्रकार से व्यक्त करते हैं, यानी जब चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर जा रहा है यानी अपने से दूर की ओर जा रहा है तो फिर अपने को क्रॉस से व्यक्त करना है चुंबकीय क्षेत्र को। यदि तीर अपनी ओर आता है तो सामने की जो नोक है वो अपने को दिखाई देती है, इसलिए यहाँ अपन इसको क्या कहते हैं कि डॉट से व्यक्त करेंगे। दूसरा उदाहरण अपन रेलगाड़ी का लेके चलते हैं, जिसमें अपन देखें कि जब रेलगाड़ी अपने से दूर जा रही है तो लास्ट वाले डिब्बे पे आप क्या देखते हैं कि उसके ऊपर क्रॉस लगा होता है, यानी रेलगाड़ी अपने से दूर जा रही है। तो यहाँ भी अपन वही कहेंगे कि जब चुंबकीय क्षेत्र अपने से दूर यानी तल के लंबवत अंदर की ओर जाता है तो उसको अपन क्रॉस से व्यक्त करेंगे, और जब रेलगाड़ी अपनी ओर आती है तो सामने का बल्ब अपने को दिखाई देता है, इसलिए उसको अपन कैसे व्यक्त करेंगे, डॉट से व्यक्त करेंगे। अब अपन लिख के चलते हैं कि बायो सावर्ट का नियम क्या है। ये नियम ये कहता है कि किसी धारावाहिक चालक तार के किसी अल्पांश के कारण उससे कुछ दूरी पर स्थित बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उस चुंबकीय क्षेत्र का मान या कहते हैं उसका परिमाण dB का मॉडुलस चार मुख्य बातों पर निर्भर करता है, और ये चारों ही बिंदु अपने को ध्यान रखने हैं। सबसे पहले इस अल्पांश में जो धारा प्रवाहित होती है उस धारा के समानुपाती होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण, इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अल्पांश में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। दूसरा यदि अपन लेके चलें तो दूसरा कहेंगे कि इस चुंबकीय क्षेत्र का मान इस अल्पांश की लंबाई के भी समानुपाती होता है, यानी प्रोपोर्शनल टू DL होता है। तीसरा, यहाँ धारा की दिशा में और इस अल्पांश को इस बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा है उसके मध्य में ये जो कोण बन रहा है इस कोण की ज्या यानी साइन थीटा के भी क्या होते हैं, समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से अपन तीन बिंदु तो ये लेके चल चुके हैं।
चौथा बिंदु अपने पास ये है कि यहाँ ये इस अल्पांश से जितनी दूर होगा उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी चौथा बिंदु अपना है dB का मान प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। तो इस प्रकार से अपन कहेंगे कि बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के किसी अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण अल्पांश में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होता है तथा अल्पांश के मध्य बिंदु को इस बिंदु से मिलाने वाली रेखा तथा धारा की दिशा के मध्य कोण की ज्या यानी साइन थीटा के समानुपाती होता है तथा इस अल्पांश से इस बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है बायो-सावर्ट का नियम। अब अपने इन चारों बिंदुओं को यदि एक साथ में लिखते हैं तो संयुक्त रूप से लिखने पर अपन ये लिख सकते हैं dB प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन r²। यानी धारा अल्पांश की लंबाई और धारा और उस अल्पांश को बिंदु से मिलाने वाली रेखा के मध्य कोण की ज्या के तो समानुपाती हो गया और अल्पांश और उस बिंदु के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। यहाँ यदि समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लेके चलते हैं, उस नियतांक को अपन μ0/4π से लिखते हैं, इसलिए इस dB का मान हो जाएगा μ0/4π I dl साइन थीटा अपॉन r²। जहाँ ये μ0/4π है, ये क्या है, इसको अपन समानुपाती नियतांक कहते हैं। समानुपाती नियतांक, ये अपन ने समानुपाती चिन्ह हटाया था इसलिए अपन ने यहाँ पर समानुपाती नियतांक ले लिया और इसका मान है वो होता है μ0/4π = 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर या वेबर प्रति एम्पियर मीटर या टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। अब ये जो मान है वो निर्वात की स्थिति में, यानी माध्यम निर्वात हो उस स्थिति में अपने पास ये मान प्राप्त होता है। यहाँ से अपन यदि μ0 का मान निकाल लें तो μ0 = आ जाएगा, ये 4π इधर आके गुणा हो जाएगा, इसका मान आएगा 4π × 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर या वेबर प्रति एम्पियर मीटर या टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। तो यहाँ ये जो μ0 है इसको अपन चुंबकशीलता कहते हैं कि कौन सी स्थिति में है, निर्वात की स्थिति में, यानी निर्वात की चुंबकशीलता, या फिर इसको निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता भी कह सकते हैं। अब यदि यहाँ निर्वात की तुलना में कोई माध्यम यदि अपन लेके चलते हैं तो माध्यम में फिर इस चुंबकीय क्षेत्र को अपन इस प्रकार से लिखते हैं dB, इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, वेक्टर लगा करके इसका मॉडुलस लिख दें = μ I dl साइन थीटा, या फिर इसको dl को भी वेक्टर लगा के मॉडुलस लिख सकते हैं अपॉन यहाँ 4π में है और ये r², यानी यहाँ μ/4π लिखेंगे कब, जब ये किसी माध्यम में स्थित है और अपन ये जानते हैं कि μ क्या होता है, μ0 में μr होता है, यानी ये उस माध्यम की चुंबकशीलता हो गई। यहाँ से यदि अपन μr का मान लेके चलें तो μr = हो गया μ/μ0, यानी ये उस माध्यम की अपेक्षिक चुंबकशीलता होती है। जैसे अपन ने देखा था विद्युत क्षेत्र के अंदर अपन ने εr लिखा था, उस εr को भी अपन इस प्रकार से लिख रहे थे εr = εr/ε0। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी अपन इसको चुंबकीय क्षेत्र के लिए चुंबकशीलता को इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। अब अपन इस बायो-सावर्ट नियम को सदिश रूप में भी व्यक्त करते हैं, तो सदिश रूप में व्यक्त करने के लिए अपन ये लेके चलते हैं dB = μ0/4π I dl साइन थीटा अपॉन r², या फिर इसको इस रूप में लिख रहे हैं तो यहाँ dB सदिश राशि, यहाँ dl है सदिश राशि है, फिर ये देखें कि I है वो अदिश राशि है, साइन थीटा क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसलिए इसको अपन इस प्रकार से लिखेंगे dB = μ0/4π I, इस dl को अपन
वेक्टर रूप में लिख सकते हैं। तो इसका यदि अपन परिमाण लेंगे तो dl हो गया, साथ ही साथ अपन ये लिख देंगे साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फिर इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसको आर कैप से व्यक्त कर देते हैं। अब यहाँ देखें कि dl है ये सदिश रूप में है और ये आर कैप है ये भी सदिश रूप में है, और इन दोनों के मध्य जो कोण है वो कितना है, थीटा है। इसलिए यहाँ इन दोनों का क्रॉस रूप लिख सकते हैं। जैसा अपन ने सदिश गुणनफल में पढ़ा था कि a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। यहाँ आर कैप है, ये इस अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा की दिशा में है, और dl है वो धारा की दिशा में। और अपन कह रहे हैं कि इन दोनों से निर्मित तल के ही लंबवत होती है, और वो लंबवत स्थिति क्या है, एन कैप होती है। इसलिए a क्रॉस b के रूप में इसको यदि लिखें तो अपन सदिश रूप में लिखेंगे वेक्टर db इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई। इसको लिख देंगे अपन dl क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। यानी यहाँ dl आर कैप साइन थीटा ये जो रूप है, इस रूप को अपन a क्रॉस b के रूप में लिखेंगे तो dl क्रॉस आर कैप आ जाएगा। अब अपन जानते हैं कि एकांक सदिश आर कैप इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका परिमाण, यानी सदिश बटा सदिश का परिमाण होता है। इसलिए इस आर कैप के स्थान पर अपन इस रूप में भी लिख सकते हैं। ऐसी स्थिति यदि लिखेंगे तो फिर लिखेंगे वेक्टर डी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस, इस आर कैप के स्थान पर अपन वेक्टर r अपॉन r लिख रहे हैं। ये r इसके साथ में गुणा होगा तो 2 घात तो पहले से ही है, और एक और ये हो जाएगी, कुल मिलाकर कितनी घात होगी, 3। तो ये आ जाएगा अपॉन r क्यूब। तो इस प्रकार से अपन इसको सदिश रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। अब अपन यहाँ कहेंगे कि इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो इसके लिए अपन यहाँ से लेंगे कि यहाँ ये जो अल्पांश है, इस अल्पांश और इस अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा है, इन दोनों से निर्मित जो तल है उस तल के लंबवत दक्षिणावर्ती पेच के नियमानुसार होगी। जैसे अपन ये कह रहे थे कि वेक्टर a क्रॉस b की दिशा किधर होगी, यदि ये मान लें कि ये वेक्टर a है और ये इस दिशा में वेक्टर b है, इन दोनों के मध्य कोण थीटा है, तो दक्षिणावर्ती पेच के नियम से इसकी दिशा किधर होगी, तो अपन क्या कहेंगे, दाएं हाथ के नियम से लेके चलते हैं और a से b, a क्रॉस b की ओर अपन चल रहे हैं, तो a से b की ओर मुड़ी हुई अंगुलियां होनी चाहिए। ये a है और ये b है, तो इस प्रकार से यदि अपन लेके चलेंगे तो अंगूठा बाहर की ओर आ रहा है, इसलिए लंबवत बाहर की ओर होगी। यदि यहाँ से अपन b क्रॉस a लेके चलें तो b क्रॉस a में b से a की ओर अंगुलियां होनी चाहिए, तो इस प्रकार से होगा। और ये अंगूठा अंदर की तरफ है, इसलिए यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ अपन इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। दिशा के लिए आगे और अपन नियम पढ़ेंगे 2-3, उससे पहले अपन 2-3 स्थितियाँ देख लेते हैं कि यदि ये बिंदु P है वो इस तार के लंबवत स्थिति में होता, या 0 डिग्री की स्थिति में, या 180 डिग्री की स्थिति में होता, तो फिर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना प्राप्त होता। तो यहाँ अपन इन स्थितियों को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें पहली स्थिति लेके चलते हैं, यदि थीटा का मान 0 डिग्री या 180 डिग्री हो, तो ऐसी स्थिति में अपन ये देखें कि साइन 0 का मान और साइन 180 का मान दोनों ही क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो यहाँ से अपन चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे, तो साइन थीटा का मान कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये पूरा का पूरा मान ही कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, 0 होगा। यानी जब ये बिंदु P इस तार के ऊपर ही स्थित हो, या तो तारा की दिशा में या इसके विपरीत दिशा में स्थित हो, तो उस स्थिति में किसी प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। अब दूसरी स्थिति लेके चलते हैं, यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो, यानी ये बिंदु P है इस तार के लंबवत बिंदु पर स्थित हो, तो उस स्थिति में अपन जानते हैं कि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, और ये मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र dB इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर, और साइन थीटा का मान कितना कर दिया, 1 कर दिया। ये मान क्या होगा, मैक्सिमम मान होगा, यानी अधिकतम मान प्राप्त होगा। कहाँ प्राप्त होगा, इस तार के लंबवत स्थिति में। तीसरी स्थिति में अपन लेके चलते हैं, संपूर्ण तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान
कितना होगा। ये तो केवल एक अल्पांश के लिए है बायो सावर्ट का नियम। संपूर्ण तार के लिए यदि ज्ञात करना हो तो अपन क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में अपन ये लिखेंगे वेक्टर बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, समाकलन करके अपन संपूर्ण तार के कारण इस चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं, जैसा अपन आगे कुछ अनुप्रयोगों में ज्ञात करेंगे। प्रथम लेसन में अपन ने कूलॉम के नियम के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने कूलॉम के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र भी ज्ञात किया था। अब अपन बात करते हैं कि इस बायो सावर्ट के नियम और इस कूलॉम के नियम में किसी अल्प आवेश के लिए क्या समानता होती है और क्या असमानता होती है। तो यहाँ अपने पास दो तो समानताएं प्राप्त हो रही हैं और दो असमानताएं प्राप्त हो रही है। तो सबसे पहले अपन लेके चलते हैं कि इन दोनों में समानता क्या है। तो पहली समानता तो अपन ये लेके चलते हैं कि कूलॉम के नियम में जो आवेश स्थित होते हैं उस आवेश को अपन यदि dq से लिखते हैं तो इसके कारण क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जबकि यहाँ बायो सावर्ट के नियम में जो अल्पांश है वो आइडियल है। यहाँ ये जो अल्पांश है इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, अल्पांश dl है, तो ये आवेश उत्पन्न करता है। तो इसके कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये तो पहली समानता होगी। दूसरी समानता में अपन देखें कि दोनों ही नियम है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों के अंदर ही प्रोपोर्शनल टू 1/r² आता है। तो ये कह सकते हैं कि दोनों ही नियम क्या करते हैं, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। अब अपन लेके चलते हैं दो असमानता कौन कौन सी अपने को प्राप्त होती हैं, जिसमें पहली असमानता तो ये है कि विद्युत क्षेत्र में ये जो आवेश है, इस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, त्रिज्यीय दिशा में होता है। जबकि यहाँ आईडीएल जो अल्पांश लेके चल रहे हैं, इस अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र इससे निर्मित तल के लंबवत होता है। तो ये पहली असमानता होगी। इसके पश्चात अपन दूसरी असमानता लेके चलते हैं कि विद्युत क्षेत्र है वो एकल आवेश या आवेशों के समूह के कारण उत्पन्न होता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रकार से अपन दो समानता और दो असमानता प्राप्त करते हैं। अब हम लेके चलते हैं इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए कुछ नियम। सबसे पहला नियम अपन लेके चलते हैं स्नो नियम। स्नो नियम को अपन ओर्स्टेड के नियम की सहायता से समझते हैं। ओर्स्टेड के नियम में अपन ने क्या लिया था, एक चालक तार लिया था और उस चालक तार के नीचे अपन ने एक चुंबकीय सुई रखी थी और उस चुंबकीय सुई में क्या हो रहा था, विक्षेप उत्पन्न हो रहा था। कब, जब इसमें अपन धारा प्रवाहित करते हैं। धारा अपन दो दिशाओं में प्रवाहित कर सकते हैं, एक तो S2N और एक N2S। तो यहाँ ये जो नियम है वो नियम ये कहते हैं कि यदि किसी चालक तार में S2N यानी दक्षिण से उत्तर की ओर यदि धारा प्रवाहित होती है तथा चालक तार इस चुंबकीय सुई के ऊपर है यानी ओवर है, तो यहाँ लिखा अपन ने SN S2N O यानी ओवर, तार ओवर है, तो इस चुंबकीय सुई का जो N सिरा है यानी उत्तरी ध्रुव है वो किधर जाएगा, वेस्ट की ओर विक्षेपित होगा। यह है स्नो नियम। यानी अपन ये कहेंगे कि इसी चालक तार में धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है तथा चालक तार चुंबकीय सुई के ऊपर स्थित है, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर विक्षेपित होता है। यह है स्नो नियम। इसके पश्चात अपन लेके तो चलते हैं दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ये नियम ये कहता है कि किसी चालक तार को अपन दाएं हाथ में इस प्रकार से पकड़ें। जैसे मान लीजिए कि एक चालक तार है, इसको अपन ने दाएं हाथ में पकड़ लिया और इस प्रकार से पकड़ा कि ये जो अंगूठा है वो धारा की दिशा में हो, तो ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी। ये तो हो गया रेखीय तार में जब धारा प्रवाहित होती है उस स्थिति में। यदि तार वर्तीय रूप में होता
तो फिर क्या होता, यानी अपन तार को इस प्रकार से लेके चलते और उसमें धारा प्रवाहित होती इस प्रकार से, तो फिर चुंबकीय क्षेत्र किधर होता। इसके लिए अपने पास है वर्तीय धाराओं के लिए दाईं हथेली का नियम। यहाँ वही स्थिति अपन लेंगे कि यहाँ दाएं हाथ का जो हथेली है, इस हथेली के अंदर मुड़ी हुई जो अंगुलियां हैं वो धारा की दिशा को यदि व्यक्त करती हैं, तो अंगूठा जिधर होगा चुंबकीय क्षेत्र उधर होगा। जैसे मान लीजिए कि धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, तो ये मुड़ी हुई अंगुलियां इस प्रकार से आ जाएंगी और यहाँ अंगूठा इस दिशा में है, तो चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में होगा। और यदि धारा इस प्रकार से जाती तो ये मुड़ी हुई अंगुलियां धारा की दिशा में होती, तो अंगूठा इस दिशा में है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में होगा। फिर अपन लेके चलते हैं मैक्सवेल का कोर्क पेच नियम। ये नियम भी इन दोनों नियमों के अनुरूप ही है, जिसमें अपन कहेंगे कि कोर्क पेच को अपन घुमाते हैं, यानी जो पेच अपन लगाते हैं तो दो प्रकार से घुमा सकते हैं। एक तो ऐसे घुमाएंगे और एक इसके विपरीत घुमाएंगे, यानी एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। जब अपन पेच को क्लॉकवाइज इस प्रकार से घुमाते हैं तो पेच क्या होता है, आगे बढ़ता है। तो यहाँ अपन कहेंगे कि जब पेच की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़ती है, पेच की नोक जब धारा की दिशा में आगे बढ़ती है, तो इसको घुमाने के लिए अंगूठा जिस दिशा में जाता है चुंबकीय क्षेत्र उसी दिशा में हो। ये तो हो गया रेखीय धाराओं के लिए। यदि अपन वर्तीय धाराओं को लेके चलें तो अपन ये कहेंगे कि धाराओं की दिशा में, धारा की दिशा में अपन यदि अंगूठे को घुमाते हैं तो पेच की नोक जिस दिशा में जाती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। जैसे मान लीजिए कि धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, तो अपन पेच को इस प्रकार से घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे तो पेच आगे बढ़ेगा, तो धारा की दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इससे जिस दिशा में पेच आगे बढ़ेगा उस दिशा में होगा। और यदि अपन ये लेके चलें कि धारा विपरीत प्रवाहित हो रही है, तो इसको ऐसे घुमाएंगे, उल्टा घुमाएंगे, और उल्टा घुमाएंगे तो पेच बाहर की तरफ आएगा, तो ऐसी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। ये अपने पास 4 इसके नियम हैं। अब इसके बाद अपन बायो सावर्ट के नियम के कुछ अनुप्रयोग लेके चलेंगे, और उन अनुप्रयोगों में सबसे पहला अनुप्रयोग अपना रहेगा किसी रेखीय तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र।